हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे जॉन सॉर और दूसरे लॉर्ड वेलेस्ली। क्या पॉलिसीज होंगी इनकी, क्या रिफॉर्म्स लेके आएंगे, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा अलायंस लेके आता है जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। ये एक ऐसा अलायंस है जिसमें इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी। कैसे बनाएगी, किस तरीके से इस अलायंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके बारे में हम कंप्लीटली और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कशन करेंगे जॉन सॉर के बारे में, जो कि नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आएंगे भारत में। ठीक है, अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1793 से 98 इस पीरियड में ये एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं जॉन सॉर आखिर है कौन। ठीक है, उसके बाद हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हमने डिस्कशन किया कॉर्नवालिस के बारे में, जो कि इनसे पहले जीजीबी थे। ठीक है, अब देखो, कॉर्नवालिस के दो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, दो इसके बहुत ही खास फ्रेंड रहे हैं। कौन कौन? पहला जॉन सॉर, जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, और दूसरे जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो कौन है ये? देखो, जॉन सॉर तो वही बंदा है जिसने कॉर्नवालिस के साथ मिलके एक परमानेंट सेटलमेंट की पॉलिसी को लेके आए, जिसमें जमींदारों को परमानेंट मालिक बना दिया। ठीक है, दूसरा जॉर्ज बार्लो, ये वही बंदा है जो कि कॉर्नवालिस के साथ मिलके कॉर्नवालिस कोड लेके आया। क्या है ये डिस्कशन कर चुके हम ऑलरेडी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो एक बारी जब कॉर्नवालिस अभी गए उसके जस्ट बाद जो अगला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आ रहा है वो जॉन सॉर होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली आएगा। फिर दोबारा से इंस्टेंट कॉर्नवालिस को दोबारा भेजा जाएगा कि आप जाइए भारत में, उसको संभालिए। कॉर्नवालिस की वहीं पे डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए जाएंगे वो जॉर्ज बार्लो होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कॉर्नवालिस के दो अच्छे फ्रेंड और दोनों के दोनों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जॉन सॉर कौन है? परमानेंट सेटलमेंट लाने वाले बंदे हैं। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। अब अगला स्टेप समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या पॉलिसी होगी उसको समझो। देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाना है तो देखो, दो पॉइंट्स को ध्यान रखना है। एक आपने सुना होगा कि इस तरीके से हम कुछ ऐसा मैच बनाते हैं, इस तरीके से कि जो वेव चलती है वो इस तरीके से चलती है, पहले अप गए फिर डाउन गए, अप गए फिर डाउन गए। इसी तरीके की पॉलिसीज को ये यूज करेंगे। कैसे? इन्होंने बोला कि देखो, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऐसा होगा जो कि एग्रेसिव नेचर का होगा। एग्रेसिव, जो वहां पे तोड़फोड़ करेगा, अपने कब्जे में लेके आएगा चीजों को, एग्रेशन दिखाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन करेगा, टेरिटरीज को मिलाने की कोशिश करेगा, तो एग्रेशन वाला होगा। उसके बाद, क्योंकि अब देखो कंपनी को स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल करना है चीजों को, तो स्टेबल करने के लिए अगला बंदा जो ऐसा भेजो वो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो, जो कि कूल नेचर का हो, जो ये कहे कि कोई बात नहीं, हो गया वो ठीक है, अब इसको स्टेबल करो, रोको अब इस चीज को। ठीक है, तो इस तरीके की पॉलिसी लेके आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। यही चीजें हमें देखने को मिलती है यहां पे। कॉर्नवालिस, जो कि एक खतरनाक माइंडसेट का है, जिसने एक्सपेंशन करना बहुत अच्छे से जाने, तो इसके बाद जो अगला बंदा भेजा जाएगा जॉन सॉर, इसको बोला गया कि आपको कूल रहना है, एकदम कूल, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठ के देखना है। आपको अगर कोई थप्पड़ मारने हैं तो आप कह देना हाँ कोई बात नहीं है, मार दिया चले जाओ। मतलब आपको, इनको क्लियर कट बोला गया था कि आपकी जो पॉलिसी होगी वो पॉलिसी ऐसी होगी, नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस, आपको कुछ नहीं करना। प्रिंसली स्टेट्स के मामले में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं बोलना है,
कोई कुछ भी करे, आपको सिर्फ बैठ के देखना है और उसको बस बताना है कि इस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स है वो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शुरुआत कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, आपको किसी तरीके का रिएक्शन वहां पे देने की जरूरत नहीं है। तो अगर यदि हम इस पीरियड की बात करते हैं जहां पे जॉन सॉर एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आ रहे हैं, तो इनके सामने क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं और क्या टाइम पीरियड चल रहे हैं, हम एक बारी उस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो देखो 1793 का जो एक्ट आया, 1793 के एक्ट में यह बात बोल दी गई कि परमानेंट सेटलमेंट होगा, जहां पे जमींदारों को एक परमानेंट मालिक बना दिया गया। ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन हो चुका है, इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि जमींदार जो कि कंपनी के बहुत अच्छे अलाय बन चुके हैं, फ्रेंड हो गए कंपनी के, तो इनके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैसूर जो स्टेट है, क्या हो रहा है इनके कंटेम्परेरी, उस चीज को समझो। मैसूर स्टेट जिसको कॉर्नवालिस ने खत्म किया था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में इसको पूरी तरीके से खत्म किया था। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान को ना तो मारा और ना जिंदा छोड़ा, क्योंकि इसके घर में घुस के एक ट्रीटी करके आया, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी, और उसमें उसके बेटों को लेके चला गया, साथ में उसके ऊपर 3 करोड़ रुपए का लोन छोड़ के चला गया कि आपको ये पे करने हैं। इस तरीके की पॉलिसी हमें देखने को मिलती है इस ट्रीटी में। तो यहां पे मैसूर स्टेट जो कि टीपू सुल्तान, अब वो सोच रहा है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जहां से मैं दोबारा से अपने आप को ग्रो करके लाऊं। तो ये ग्रोथ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको मारा तो नहीं, तो जिंदा भी नहीं है, कंपनी को पे भी करने और अपने बेटों को छुड़वा के भी लाने हैं, तो ये ग्रोथ करेगा। ये नेपोलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो देखेंगे, अभी समझेंगे इसके बारे में। पॉइंट क्लियर है। वहीं हम तीसरी तरफ देखें तो मराठाज, वहां पे हमें क्राइसिस देखने को मिलता है। क्राइसिस क्या कि यहां पे मराठाओं में जो पेशवा है वो सुसाइड कर लेते हैं, पेशवा है वो सुसाइड कर रहे हैं, तो इनके यहां क्राइसिस चल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है जॉन सॉर के टाइम में, जहां पे इसको बोला कि आपको सिर्फ बैठ के देखना है। अब ये क्या देख रहे हैं, जमींदार तो इनके दोस्त हो ही गए, मराठा जो वो ऑलरेडी डूबे हुए हैं, लेकिन इसी पीरियड में हमें एक और सिचुएशन देखने को मिलती है जो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। वो क्या, वो ये 1797 का जो पीरियड है। अब ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि यहीं से वेलेस्ली का डेवलपमेंट होगा, वहीं से कंपनी बोलेगी कि हमें ऐसा बंदा भेजो जो इन सबको टैकल कर पाए। ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट लॉर्ड वेलेस्ली को भेजेगी। कैसे, पहले उसको समझो, ये बैकग्राउंड तैयार हो रहा है वहां से। तो क्या हो रहा है, 1797 के पीरियड में एक नेपोलियन यूरोप से निकल के आ रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि मुझे ब्रिटेन को खत्म करना है, मुझे ब्रिटेन दिखना नहीं चाहिए, जहां भी दिखा मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो ये इस माइंडसेट को लेके चल रहा है। अब इसी पीरियड में हमें टीपू सुल्तान की ग्रोथ देखने को मिलती है। टीपू सुल्तान ग्रो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए, अब भाई मेरे को तो खत्म करना है सब कुछ। तो ये दोनों लोग ऐसे हो रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरनाक बन के आ रहे हैं। अब इनको रोकना है, इनको रोकना है। इसने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया नेपोलियन से कि भाई आप इंडिया में आओ और इंडिया में आके हमारी हेल्प कीजिए, ताकि हम ब्रिटिशर्स को भगा सके, ब्रिटिशर्स को खत्म कर सके। ये कांटेक्ट करते हैं मैसेज भेज के इनके साथ में। अब सोच के देखो, ब्रिटिश पावर है, उसके पास में मैसेज जो जा रहा है, जो भी मैसेज जा रहा है, तो वो ब्रिटेन के थ्रू ही जा रहा है, ब्रिटिशर्स के थ्रू जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कम्युनिकेशन के लिए तार बिछाए हुए, तो उन्हीं के थ्रू जा रहा है। तो सारे मैसेजेस जॉन सॉर को मिल रहे हैं कि भाई टीपू सुल्तान नेपोलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेपोलियन को इंडिया में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, जॉन सॉर के पास। लेकिन उसको क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप बैठ के सिर्फ देखोगे, आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं करना, कुछ भी करे होता रहेगा, वो बाद में देखेंगे, बस आपको सिर्फ देखना है, ये जताना है कि हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर।
तो इस तरीके का फेज हमें देखने को मिलता है जॉन सॉर के टाइम पीरियड में। पॉइंट क्लियर हो गया? यहीं से डेवलपमेंट होती है कि आप नेपोलियन को जाके सप्रेस करो। सप्रेस करने का मतलब है इंडिया में एंटर नहीं करना चाहिए, नेपोलियन इंडिया में एंटर नहीं करना चाहिए, कुछ भी ऐसा करो जिससे नेपोलियन की एंट्री भारत में ना हो। तो इसके लिए किसी ऐसे बंदे को भेजा जाए जो बंदा स्ट्रोंग होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? यहां से हमें समझ में आएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली वो कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट बंदे पे जिसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। ये आते हैं 1798 से 1805 इस पीरियड में। अब ध्यान से सुनना और समझना, लॉर्ड वेलेस्ली, यहां पे आप बहुत सारी इस चीजों को समझने की कोशिश करोगे। देखो इस बंदे का दिमाग देखना कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, जबकि इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होगा जहां पे इसको सोचने को मिलेगा कि मुझे क्या लाना चाहिए, क्या पॉलिसी लानी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, लॉर्ड वेलेस्ली, इस पीरियड में इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो नेपोलियन है, पहली चीज। ठीक है, नेपोलियन जो ये कह रहा है कि मैं अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता हूं। ठीक है, और ये इंडिया में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, किससे? टीपू सुल्तान से, कि भाई ये बंदा खुद ये खून सवार करके बैठा है कि मुझे अपने आप को एक्सपेंड करना और सुपर पावर बनाना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पहला तो इसके सामने बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये है, ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला है कि कुछ भी हो जाए, ध्यान से सुनना, कुछ भी हो जाए, ये नेपोलियन इंडिया के किसी भी प्रिंसली स्टेट से कांटेक्ट ना कर पाए। किसी भी तरीके का कांटेक्ट इनके साथ में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन इनके साथ नहीं होना चाहिए। बोले अगर ये हो गया तो हमारी इंडिया में जो हमने जो बढ़ाया है, अपने आप को इस्टेब्लिश किए, हमें उस सब को छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा करो, कुछ भी एक ऐसा फेंसिंग पॉलिसी लेके आओ, इस तरीके की बाउंड्री क्रिएट कर दो इंडिया के चारों तरफ, जहां पे प्रिंसली स्टेट्स इनके साथ कांटेक्ट में ना आ पाए, नेपोलियन से कांटेक्ट ना कर पाए। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तीसरी जो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, आपको एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन, ईस्ट इंडिया कंपनी को उठा के लाना है, उसको और आगे लेके जाना है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके लिए, वो था पैसा, मनी। वो नहीं है हमारे पास, वो नहीं है भाई, ये नहीं है हमारे पास। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इसको पहले से क्लियर कट बोला कि आपके लिए ये सारे चैलेंजेस है, लेकिन पैसे मत मांग लेना। भाई एक्सपेंशन करोगे तो ऑब्वियस है ना, आपको मिलिट्री पावर तो चाहिए। अब मिलिट्री पावर चाहिए तो वो कहां से आएगी? मिलिट्री पावर ऐसा तो है नहीं आप ऐसे मन में आए उसको उठा के खड़ा कर दिया और उसको बिना पैसे के कोई काम थोड़ी करेगा। पैसा, बोले पैसा नहीं है हमारे पास। बोले पैसा नहीं है तो फिर हम काम कैसे करेंगे, हम किस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड करें? बोले वो आपकी सरदर्दी है, आपको देखना है वो कैसे करोगे, पैसे मत मांगना बस। अब सोचने वाली बात है, एक बंदा इतने प्रेशर में आ रहा है जहां पे इसको भी रोकने, इनसे कांटेक्ट को भी खत्म करने, मिलिट्री पावर को भी बढ़ाने, और पैसा है ही नहीं, कैसे करोगे? ये है सबसे बड़ी सोचने वाली बात। तो किस तरीके से वो इन सब को टैकल करेगा और इन चीजों को समझेगा और सुलझाएगा, उसको हम समझने की अब उसको कोशिश करते हैं। कंपनी के बारे में पास में पैसा नहीं है, पैसा भी लाने, पैसा भी कमाना है, मेन चीज तो वही है ना। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट लेके आता है जिसमें इस पॉलिसी को फेंसिंग पॉलिसी, फेंसिंग पॉलिसी, ये पॉलिसी लेके आए जिसको बोलते हैं फेंसिंग पॉलिसी, चारों तरफ से कवर करना। कैसे? तो उसके लिए यूज करेगा तीन पॉलिसीज को एक साथ मिला के, तीन पॉलिसीज को। पहला जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस। दूसरा वॉर,
लड़ाई करो, कैसे भी करो, जीतना है हमें। और तीसरा कि स्नैचिंग करो, स्नैचिंग द स्टेट्स। कैसे, क्या है ये 3 पॉइंट्स, इनको एक एक करके अब हम डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या पॉलिसी है और उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। पॉइंट क्लियर? फेंसिंग पॉलिसी, घेराव करना, कवर करना, इंडिया को कवर करना चारों तरफ से। फेंसिंग क्या होती है? फेंसिंग वही तो है, जैसे आप ये बात जानते हो, जैसे खेत के चारों तरफ बाड़ कर दी जाती है। अब वो बाड़, वो फेंसिंग, वो लोहे की तार वो लगा के क्या हो गया, वो फेंसिंग हो गई, ताकि बाहर से कोई भी जंगली जानवर खेत में ना घुस पाए। वही तो होता है। बस यही चीज हमारे पास यहां देखने को मिलती है कि पहला हमें एक ऐसा अलायंस करना है, एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करनी है जिसकी वजह से जो नेपोलियन एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, हमें उसको रोकना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो वही चीज हम जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सब्सिडरी अलायंस के बारे में। सब्सिडरी अलायंस क्या है? ये अलायंस, इसको समझो। देखो, ये एक ऐसा अलायंस है जो कि उन स्टेट्स के साथ इसने देखा कि भाई हमें, देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या काम किया है, इन्होंने किंग मेकर के रूप में काम किया। किंग मेकर, जहां पे ऐसे रूलर्स बिठाए, ऐसे ऐसे लोगों को राजा बना के बिठा दिया जो कि एकदम खाली है, उनको ना लड़ाई लड़नी आती है, उनको ना किसी तरीके का काम करना है, बस उनको बिठा दिया कि आप राजा बनना चाहते हो, ठीक है आप बैठो, हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको सपोर्ट हम पीछे से कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का काम किंग मेकर बन के आए थे। ठीक है, अब उनसे पावर छीनने का काम किया जाएगा कि ये राजा बिल्कुल निहत्था हो जाए, इसके पास कुछ ही ना बचे। कैसे? अब उस चीज को समझते हैं। उसके लिए हेल्प ली गई सब्सिडरी अलायंस का। सब्सिडरी अलायंस क्या है? देखो, पहला पॉइंट इसमें बोला कि देखो आप राजा हो, आप अपनी गद्दी को संभालो, वहां पे बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं हमें। आपके यहां पे देखो, बार बार में हो सकता है कोई बाहर से, देखो ये इस तरीके का प्रपोजल लेके आए कि देखो हो सकता है आपके पास ना बाहर से कोई अटैक हो जाए, तो आपको आर्मी चाहिएगी। अब भाई हम बार बार में, तो देखो मैं तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हूं, अब मैं बार बार तो आपके पास आ नहीं सकता हूं, तो ऐसा करता हूं मैं आपके पास एक मिलिट्री छोड़ देता हूं। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे बोला कि आपके पास एक मिलिट्री होगी, वो किसकी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। बोले बहुत बढ़िया। अब ये क्या करेगी? बोले ये जो मिलिट्री रखेंगे ये कहां रहेगी? बोले ये रहेगी आपकी ही लैंड पे। कहां पे? राजा जो होगा उसी की लैंड को यूज किया जाएगा, उसी की जगह पे रहेगी और उनके पास रहेगी। बोले ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस मिलिट्री का जो खर्चा पानी होगा, जो खाने की चीजें होंगी, जो पैसा दिया जाएगा, वो कौन देगा? तो बोले वो राजा देगा। मतलब एक बात को समझिएगा, कंपनी अपने खर्चे को छुड़वाने लग रही है। कंपनी कह रही है कि ये सारे का सारा जिम्मा किसको ऊपर थोप दिया जाए? राजा के ऊपर। जहां पे रूलर जो बैठा हुआ है वो बिल्कुल निहत्था हो जाए, सारा काम करेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री कर रही है, इसको मिलिट्री बनानी है, स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को, राजा से पावर छीननी है। तो राजा को बोला कि आपके यहां मिलिट्री रहेगी, वो आपकी लैंड पे रहेगी, यहां पे आपके यहां पे रहेगी, और उसको जो पैसा दिया जाएगा, मिलिट्री का जो खर्चा होगा, जो उसके लिए खाने का सामान होगा, वो सारे का सारा खर्चा कौन करेगा? रूलर करेगा। अब क्योंकि राजा इन्हीं का बंदा है, राजा है वो वीक है, वो कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए सारी चीजें करनी बहुत जरूरी हो गई। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बोला गया कि आपके कोर्ट में एक बंदा ऐसा बैठेगा, हमारा होगा वो बंदा कौन होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। वो बंदा देखेगा कि आपको किसके साथ बिहेव करना है, किसके साथ बातें करनी है, किसके साथ में क्या बात करनी है, क्या कांटेक्ट करना है, कैसे रिलेशन रखने हैं, वो आपके यहां पे बैठेगा एज ए मिनिस्टर। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक ये पॉइंट डाल दिया। उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी होगी, फॉरेन पॉलिसी,
कि आपको, जैसे अभी अब बोला ना कि नेपोलियन आ रहा है, वो बाहर से आ रहा है, वो इंडिया के राजाओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहां पे ये बात बोली गई फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, आप कैसे उनके साथ में कांटेक्ट करोगे, वो सारे का सारा डिस्कशन ये मिनिस्टर करेगा, ये जो बंदा बैठा होगा, ठीक है, वो सब हम पे छोड़ दो, वो ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी। मतलब राजा को पूरी तरीके से खाली कर दिया। राजा बैठा है, नाम का बैठा है, लेकिन सारी पावर किसके पास चली गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कहीं लग रहा है यहां पे इंडिया के लिए कि इंडिया किसी भी रूलर के फेवर में है? ये नहीं, क्या है ये? ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे की है। ना तो एक भी पैसा लग रहा, ऊपर से बोझ बन गए राजा के ऊपर। लेकिन राजा को लगा क्योंकि उसकी सेफ्टी का सवाल आ रहा है, उसकी सेफ्टी की बात हो रही है, तो हमें इस पॉलिसी को, ये एक डॉक्यूमेंट लिया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और इस डॉक्यूमेंट को लेके चले गए रूलर्स के पास कि चलो रूलर्स के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई देखो, आपको ये काम करने पड़ेंगे, हमारे साथ ये अलायंस कर लो, आपकी ही भलाई है। अगर आप ये कर लोगे ना तो आपकी भलाई है, बाहर से कोई भी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी है आपके लिए, कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये डॉक्यूमेंट लेके पहुंचे, ये पहुंचे हैदराबाद के निजाम के पास, बोले भाई साइन करो। बोले ये क्या है? बोले एक सब्सिडरी अलायंस है, बोले इस पे आप साइन कर दोगे तो आपकी सेफ्टी हमारे हाथ में आ जाएगी, आपकी सेफ्टी पूरी तरीके से हम करेंगे। बोले ठीक है। निजाम बुलाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैं एक्सेप्ट करता हूं इसे। ये पहुंचे मराठास के पास। मराठास क्योंकि वो खुद आपस में लड़े हुए हैं, उनके पास खुद में कोलिजन हो रहे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तैयार हूं। ऐसे ही अवध के पास पहुंचे, अवध ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल इनके कंट्रोल में पहले से ही है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ये सब्सिडरी अलायंस लेके आते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। यहां पे टीपू सुल्तान के पास पहुंचे मैसूर में, बोले ये लो एक डॉक्यूमेंट है। बोले ये क्या है? बोले ये एक आपकी सेफ्टी के लिए। बोले मुझे सेफ्टी नहीं चाहिए। बोले नहीं आपको साइन करना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं नहीं कर रहा साइन। अब टीपू सुल्तान ऐसा जिसने बोला कि मुझे आपके साथ कोई अलायंस नहीं करना, मैं आपके अगेंस्ट रिवोल्ट करूंगा, मुझे लड़ाई करनी है। तो जैसे ही उसने इसके अगेंस्ट बोला तो इसके लिए बोला गया दूसरी पॉलिसी, जिसको बोला वॉर। अगर कोई भी बंदा सब्सिडरी अलायंस को फॉलो नहीं करेगा या सब्सिडरी अलायंस पे साइन नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट हम वॉर करेंगे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो यहां से टीपू सुल्तान के साथ में यहां लड़ाई की और उसको मारा गया 1799 में, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। उसमें टीपू सुल्तान को पूरी तरीके से खत्म किया गया कि भाई आपने अलायंस में साइन नहीं किया, चलो अब जो साइन करेगा उसके लिए तो अच्छी बात है, नहीं करेगा उसके अगेंस्ट वॉर। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? वहीं से हमारे पास में तीसरा पॉइंट निकल के आया जिसमें बोला गया स्नैचिंग द स्टेट्स। अब कुछ राजा ऐसे थे, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन पे पूरी तरीके से कंट्रोल तो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, लेकिन उन पे नाम बस कहने को था कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब डर किसका है? नेपोलियन का, बाहरी डर है। तो उसके लिए बोला कि अब ये स्टेट्स इंडिपेंडेंट मत छोड़ो, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेके आओ। तो ऐसे स्टेट्स को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लाया गया। और जैसे हम बात करें अगर गुजरात वाले रीजन में, अगर यदि मैं बात करूं यहां पे कर्नाटक रीजन की, इसको अपने कब्जे में लेके आए कि भाई अब छोड़ो, आप अपनी पावर को छोड़िए, अब पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में आइए। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके से 3 पॉलिसीज लेके आए जहां से फेंसिंग की गई, क्रिएट की गई कि पूरी तरह से नेपोलियन के डर से बचा जाए। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? तो यहां से हमें देखने को मिला अब इन्होंने एक काम बहुत ही खतरनाक किया हुआ था मराठाओं के साथ में। अब ये देख रहे हैं कि मराठास ठीक है, वो धीरे धीरे सब्सिडरी अलायंस तो कर रहे हैं, हमारे साथ में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से है नहीं साथ में। क्यों? क्योंकि मराठाओं के अंदर एक पावर नहीं है, मराठाओं में 3 पावर है, 5 पावर है, वो डिसइंटीग्रेट हो रखे हैं। मराठा
जिसमें हम बात करते हैं, अभी उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट रहा, मराठाओं को पूरी तरीके से अपंग करना। देखो अभी इसको समझो। मराठास, अगर यदि हम लॉर्ड वेलेस्ली की डिस्कशन करें तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको क्रिपल्ड करना, क्रिपल डाउन। कैसे? देखो मराठास में बैठे पेशवा, जो कि सेंटर में बैठे, जो कि मेन पावर हुआ करते थे। इन्हीं के साथ में बगल में निकल के आ रहे सिंधिया निकल के आए। हमें देखने को मिलते हैं गायकवाड़, हमें देखने को मिलते हैं होलकर, हमें देखने को मिलते हैं भोसले। इस तरीके की 5 पावर टूटी हुई है, इसमें डिसइंटीग्रेशन हो रखा है। अब ये पांचों आपस में लड़ रहे हैं, इनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। अब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि चलने दो, जब तक चले चलने दो, एक टाइम आएगा जब ये हमारे पास खुद आएंगे। तो पेशवाज, और ये हम मराठाओं के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहां पे पेशवा जब इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में है, तो यहां पे पेशवा भाग के आते हैं और उन्होंने एक ट्रीटी की जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। ये पेशवा करते हैं 1802 में एक ट्रीटी करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। क्या है वो मराठा वाले चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। बहुत बड़ा पार्ट है तो उसको हम बार बार डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो ट्रीटी ऑफ बसीन, इसमें जब ट्रीटी की तो इन्होंने तो इनको तो क्या लगा कि पेशवा के साथ में कर लिया तो डेफिनेट है ये सारे के सारे हमारे पार्ट हो गए। लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला भाई हम इसको पेशवा मानते ही नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है, हम खुद से काम करेंगे, क्यों करें हम इनके अंडर। तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ बसीन को मानने से इनकार कर दिया, नहीं हम तो नहीं मानते। यही रीजन बनता है जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर को क्रिएट करेगा। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कहां से आया? 1802 में ही क्यों किया ये हम देख चुके हैं, क्योंकि इन्होंने इससे पहले 20 साल पहले एक ट्रीटी की थी 1882 में, ट्रीटी ऑफ सालबाई। उसमें बोला कि हमें पीस चाहिए, हमें किसी तरीके की लड़ाई नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम में मैसूर था वो निकल के आ रहा था। मैसूर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया। 1799 में मैसूर को सेटल कर दिया, अब वो खत्म हो गया, तो अब ये इंडिपेंडेंट है, अब इनके अगेंस्ट ये लड़ सकते हैं। इसीलिए इन्होंने 1802 में एंग्लो मराठा वॉर किया। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर। तो यहां से इन्होंने पूरी तरह से मराठाओं की कमर तोड़ी और इनको खत्म किया, ठीक है। जिसमें भोसले के साथ में, सिंधिया के साथ में, इनके साथ सब्सिडरी अलायंस किया, इनको अपने कब्जे में लिया कि भाई आपके यहां पे आर्मी बैठेगी, अब से हमारी मिलिट्री आपके यहां पे काम करेगी। पॉइंट क्लियर। तो ये है हमारे पास में कि कैसे मराठाओं को खत्म किया। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो यही था। क्लियर? पॉइंट क्लियर। पूरी तरह से अपंग कर देना। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या रिफॉर्म्स रहे और किस तरीके से रिफॉर्म लेके आया, क्यों लेके आया, उनको समझते हैं। देखो अगर यदि हम बात करें इसके रिफॉर्म्स की, तो सबसे पहला रिफॉर्म ये लेके आता है एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इसमें क्या होगा? इसमें ये क्या करेगा, एक कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट करेगा जिसको बोलते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है ये? देखो जब हमने बात की कॉर्नवालिस की, तो उसने कॉन्सेप्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं यूरोपियनाइजेशन, जिसमें यूरोपियंस को हायर पोस्ट पे बिठाने और जो इंडियंस होंगे वो लोअर पोस्ट पे बैठेंगे। अब इसके सामने क्या चैलेंज है कि भाई यूरोपियंस तो बैठ गए लेकिन उन्हें इंडियन कल्चर की तो नॉलेज ही नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो यूरोपियंस है उनको इंडियन कल्चर सिखाया जाए। इसके लिए उन्होंने यहां पे शुरू किया ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा कॉलेज इस्टेब्लिश करूंगा जिसमें यूरोपियंस को इंडियन कल्चर की समझ देनी है, सिखाया जाना है,
उनको यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि इंडिया का कल्चर ये है, इस तरीके से इसको आपको यूज करना है, ऐसे ऐसे आपको काम करना है। बोल बहुत अच्छी बात है, मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक बंदे को बुलाया जिसका नाम है जॉन गिलक्रिस्ट। जॉन गिलक्रिस्ट ये कौन है? ये वही बंदा है जिसने इंडिया में हिंदू और मुस्लिम को लड़वाना शुरू किया। किसके बेसिस पे? लैंग्वेज के बेस पे। ध्यान से समझना, ये वही बंदा है जिसने इंडिया में हिंदी और उर्दू दोनों को अलग किया। बोले हिंदी ये वो भाषा है जो कि हिंदुओं के लिए है, और उर्दू वो लैंग्वेज है जो मुस्लिम्स के लिए है। लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन यहां से शुरू हुआ। जॉन गिलक्रिस्ट जो कि ट्रेनिंग के लिए बुलाए गए थे, उन्होंने यहां से हिंदी और उर्दू दोनों को अलग करना शुरू किया। उर्दू है वो मुस्लिम की है, हिंदी है वो हिंदुओं की है। इस बेस पे उन्होंने डिवीजन करना स्टार्ट किया। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। सेकंड, यहां पे हमें देखने को मिलता है सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म उसने क्या देखा, यहां पे इन्फेंटिसाइड हो रहा है। छोटी बच्चियों को उबलते दूध में डाल दिया जाता है, मार दिया जाता है उन्हें। और इन्होंने ये देखा कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। इसके ऊपर वो रेगुलेशन लेके आते हैं इन चीजों को देखते हुए। इन्फेंटिसाइड रेगुलेशन कि ये गलत है, आपको इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, अब क्योंकि देखो ये इंपीरियलिज्म माइंडसेट का है, इंपीरियलिस्टिक है। इसने क्या किया, जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना कब्जा बनाते जा रहे हैं। इसने बॉम्बे पे, इधर हम कोलकाता की बात करते हैं, इधर हम मद्रास की बात करें, तीनों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिया। जो हम आज के टाइम में भारतमाला, सागरमाला, इस तरीके के प्रोजेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं वो यहां से देखने को मिलता है। ये उस टाइम में कर रहे हैं, कोलकाता को, मद्रास को, बॉम्बे को, तीनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। वहां से मिलिट्रीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां ये क्या करता है, यहां पे इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट मतलब प्रिंसली स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ला रहा है, अपने कब्जे में ला रहा है। अब ये लोग इंडिया में देखने लग रहे हैं कि भाई ये तो इंपीरियलिज्म को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, ये इस तरीके से पूरा कंट्रोल बनाए जा रहा है, इसको रोको, यहां से हटाओ, इसको रिमूव करो। तो ऑब्वियसली इसको क्रिटिसाइज किया गया। इस बात पे इनको क्रिटिसाइज किया कि भाई हटाओ इसे, इंडिया में नहीं रखना इसको, ये तो गलत काम कर रहे हैं। इनके लिए क्रिटिसाइज किस पे होगा? प्रेस में। इनके बारे में गलत लिखा गया कि भाई ये गलत कर रहे हैं, ये इस तरीके का बंदा है, बहुत ही नेगेटिविटी फैला रहा है, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ अपने हाथ में ले रहे हैं। जैसा हमने बोला है कि भाई इस तरीके से आपको चलाना, आप गवर्नर जनरल हो, बंगाल हो, आपको बस यही काम करना है, लेकिन ये तो बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जब क्रिटिसाइज किया गया तो ये खबर पहुंचती है भाई साहब के पास में, लॉर्ड वेलेस्ली के पास। उन्होंने देखा कि भाई मैं काम करने लग रहा हूं अच्छा, और ये लोग मेरे को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी प्रेस के थ्रू। तो बोले नहीं, ये नहीं चलेगा। इसने यहां पे 1799 में एक एक्ट लेके आए जिसको बोला गया रेगुलेशन एक्ट। किसका? रेगुलेशन एक्ट, सेंसरशिप ऑफ रेगुलेशन एक्ट, सेंसरशिप रेगुलेशन एक्ट 1799 में। क्यों लेके आया? क्योंकि इसको क्रिटिसाइज किया गया। वहां पे पूरी तरीके से प्रेस को अपने कंट्रोल में लाया कि भाई आगे से ये नहीं चलेगा, आप मेरे अगेंस्ट इस तरीके का कुछ भी नहीं लिख सकते। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं इनके टाइम में। अब एक सबसे बड़ा, क्योंकि भाई इसको हटाना है, अब हटाने के लिए क्या किया जाए, तो यहां पे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है इसको बहाना बनाया गया। क्या? देखो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसमें अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं किनके? यूरोपियंस का। ठीक है, अब इसमें क्या चल रहा है? इसमें चल रहे हैं दो पॉइंट्स। पहला, इसका जो यहां पे ये जो कॉलेज है इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी ट्रेनिंग क्या होगी,
वो सब चीजों का डिस्कशन या डिसीजन वो लेने वाला है वेलेस्ली। वो डिसीजन कौन लेगा? वेलेस्ली। कि भाई यहां का क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, वो सब चीजें डिसाइड करूंगा मैं। लेकिन जो अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, यहां पे अपॉइंट होके आएंगे, जो भी लोग अपॉइंट होके आएंगे वो करेगा COD, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो कहां बैठा है? ब्रिटेन में बैठा है, जो वहां से डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कैसे लोग वहां पे अपॉइंट होके जाएंगे, कौन अपॉइंट होके जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन कर रहे हैं? ब्रिटेन से। ये वाली चीज अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? ब्रिटेन से। ये सारी चीजें कहां हो रही है? इंडिया में। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, आज तो ठीक है हम अपॉइंट करके वहां भेज रहे हैं, इंडिया का कल्चर वो सीखने लग रहे हैं। अब हो सकता है कल को ऐसा हो जाए कि ये बंदा वेलेस्ली पूरी तरीके से अपने माइंडसेट को ऐसा कर ले कि मुझे एक्सपेंशन करना है, मुझे कंट्रोल करना है। अब इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है, तो ये कल को यही लोग हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं। हमें इसे हटाना चाहिए। कहीं भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट भरोसा नहीं कर रही है किसी भी तरीके से किसी भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पे, जिनको वो खुद अपॉइंट करके भेज रहे हैं, उन्हीं पे ही इनको ट्रस्ट नहीं है कि आप यहां पे अपने आप को स्टेबल करो। नहीं, हटो, कुछ टाइम के लिए रहो, उसके बाद आपको वहां से आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे इन्होंने बोला कि ठीक है आप ट्रेनिंग देना चाहता हो दो, लेकिन ये जो कोलकाता में ये जो कॉलेज बनाया हुआ है फोर्ट विलियम, बोले इसको वहां से हटाओ। मिलिट्री ट्रेनिंग लेके कल को हो सकता है यही लोग वहां पे ही रिवोल्ट कर दें, हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो इन्होंने दो काम किए। पहली चीज तो वेलेस्ली को वहां से निकालो, पहली चीज तो ये, इसको हटाओ वहां से। दूसरी चीज इस कॉलेज को वहां से शिफ्ट करो और लंदन लेके आ जाओ। इसको उठाया, जो भी ट्रेनिंग देनी है मिलिट्री ट्रेनिंग या पढ़ाने से रिलेटेड, वो आपको आगे से यहां नहीं, इंडिया में नहीं कर सकते हो, इसको आप लंदन में करोगे। तो इसको उठा के कहां ले गए? हेल्सबरी में, लंदन लेके चले गए। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है वेलेस्ली का टाइम पीरियड। अब वेलेस्ली 1805 तक रहे। अब इसके बाद में नेक्स्ट बंदा कौन आएगा? तो नेक्स्ट बंदे को भेजा गया कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस कि आप जाइए, अब इंडिया को दोबारा से आपकी जरूरत है, आप संभालिए इंडिया को। अब ये आए तो थे 1805 में, लेकिन 1805 में ही इनकी, क्योंकि ये बीमार थे तो यहां पे आके और ज्यादा बीमार हो गए, तो इनकी यहीं पे डेथ हो जाती है। और डेथ होके फिर ये यहीं पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे, और कोई भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया में नहीं मरा। ठीक है, यही कॉर्नवालिस है जो कि इंडिया में ही मरा। ठीक है, अब यहीं पे इनकी गाजीपुर में, यूपी में गाजीपुर में इनका वहां पे बनाया गया कि भाई यहां पे इनके मॉस्क बनाते हैं, वहां पे इनको रखा गया। लेकिन इनकी वाइफ ने बोला कि नहीं, ये जहां से है, लंदन से है, इनको वहीं पे लेके जाया जाए। तो इनको एग्ज्यूम किया गया और वहां पे लेके गए। पॉइंट क्लियर है? तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन आएंगे? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस आए, अब इनके बाद कौन आएंगे? तो जॉर्ज बार्लो आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे वो चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास में लॉर्ड वेलेस्ली एंड जॉन सॉर क्या काम किए, किस तरीके से किया, क्या सब्सिडरी अलायंस है, कंप्लीटली हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।